वही अगस्त्य का चुप्पी देख सोनाली के आंखों से आंसू गिरने लगा। वो अगस्त्य के हाथ को पकड़े रोते हुए बोलने लगी, क्या हुआ मेरे बच्चे को, बोलो अगस्त्य। ये सुन अगस्त्य अपने कठोर आवाज में ही बोला, बच्चा नहीं रहा। ये सुन सोनाली पूरी गुमसुम हो गई। उसे गुमसुम देख अगस्त्य उसका नाम लिया, सोनाली। तभी सोनाली बहुत कोल्ड तरीके से बोली, क्या किया तुमने ऐसा जिस कारण मेरा बच्चा मर गया। अगस्त्य सोनाली के सवाल का कोई जवाब नहीं दे सकता था। मैं डिस्चार्ज पेपर रेडी करके आता हूँ, इतना कह वो जाने लगा। अगस्त्य का बर्ताव से सोनाली का डाउट क्लियर हो चुका था। उसके आंखों से आंसू गिरने लगा। वहीं दूसरी तरफ अंश जब सुबह उठा तो वो बेड से नीचे उतर फ्रेश होने जा रहा था, तभी दरवाजे का बेल बजा। सुबह सुबह कौन आ गया है, खुद में ये बोल वो उतर दरवाजे के पास जा दरवाजा खोल दिया। सामने डिलीवरी बॉय अपने हाथ में बड़ा सा बुके ले खड़ा था। अंश के आते ही वो पूछ पड़ा, आप ही अंश हो। अंश ने हाँ कह दिया तो वो बुके आगे बढ़ा, बोला आपके लिए। बुके लेने की जगह वो पूछ पड़ा, ये मैंने नहीं मंगवाया है। ये सुन डिलीवरी वाला पूरा नाम लिया। नाम तो अंश का ही था। डिलीवरी मैन बुके दे चला गया। फिर वही अंश को समझ नहीं आ रहा था, मेरे लिए बुके आखिर कौन भेजा होगा। इतना कह अंश पूरा बुके चेक करने लगा पर उसे कुछ भी नहीं मिला, तो वो आखिर में उस बुके को बेड पर रख नहाने चला गया। वही सान आज जल्दी ही तैयार हो निकल गया। वो आज किसी भी तरीके से रेहान को अपना फीलिंग्स बताना चाहता था। वो नहीं चाहता था रेहान किसी और का हो जाए। वही मुंबई के हॉस्पिटल में अगस्त्या ने डिस्चार्ज पेपर बनवा वार्ड में जा सोनाली के तरफ देखा। उसे रोता देख अगस्त्या को अच्छा नहीं लग रहा था, पर फिर भी अपने इमोशन को कंट्रोल कर अपने कोल्डोरे में ही बोला, चलो मुझे कंपनी भी जाना है। इतना कह वो सोनाली का हाथ पकड़ उसे उठाने के लिए खींचा तो सोनाली को अपने पेट में जोरों का दर्द हुआ। वो दर्द से कराह पड़ी। तभी अगस्त्य झट से उसका हाथ छोड़ उसे अपने गोद में उठा वार्ड से बाहर ले जाने लगा। वही सोनाली बस अपने चेहरे को फेर ली। उसे पता था वो कितना भी हाथ पैर मार ले, अगस्त्य जो करना वो करके ही रहता। वो हॉस्पिटल से निकल कार के पास पहुंच गया तो ड्राइवर ने कार का दरवाजा खोल दिया। फिर वो सोनाली को कार के अंदर रख खुद भी जा बैठ गया। दोनों के बैठने के बाद ड्राइवर कार का दरवाजा बंद किया, फिर ड्राइविंग सीट पर जा बैठ कार स्टार्ट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अंश नहा करा किचन गया तो उसे किचन में खाना का पार्सल रखा दिखा। ये देख अंश हैरान था। वो जा उसे खोला, सब उसके पसंद का डिश था। अब उसे थोड़ा टेंशन होने लगा। वो जैसे ही मुड़ा, चौड़ी छाती से जा टकरा गया। फिर वो झट से पीछे हो अपने नजरों को उठा, उसे हैरानी से देख पूछा, ऋतिक सर आप अंदर कैसे आए। अंश के सवाल का जवाब देने की जगह एक हाथ में खाने का पार्सल पकड़ा और दूसरे हाथ से अंश का हाथ, और फिर उसे अपने साथ किचन के बाहर ले जाने लगा। तो अंश बोल पड़ा, ये क्या कर रहे हो आप। ऋतिक कुछ न कह उसे अपने साथ हॉल में लिया। उसे सोफे में बैठा, खुद भी सोफे पर बैठ सारे रैपर खोल अंश को अपने हाथ से खिलाने के लिए बाइट ले अंश के होंठों के पास किया, पर अंश अपने चेहरे को मोड़ बोला, ये सब करने का आपको जरूरत नहीं है। ना सुनने का आदत तो था नहीं ऋतिक को। वो उसके चेहरे को पकड़ अपने तरफ कर जबरदस्ती उसके मुंह के अंदर डालने लगा तो मजबूरन अंश को खाना खाना ही पड़ा। वहीं दूसरी तरफ सान कंपनी सबसे पहले पहुंच रेहान के केबिन के बाहर ही रेहान के आने का इंतजार करने लगा। पर धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। कंपनी में सब आने लगे पर रेहान अब तक नहीं आया था। तो वो आखिर में रेहान को कॉल किया, पर रेहान एक मीटिंग में बिजी था। वो मीटिंग कंपनी में ना हो, एक बड़े से रेस्टोरेंट के वीआईपी रूम में हो रहा था। मीटिंग के कारण उसका फोन ऑफ था, जिस कारण उसे सान का कॉल नहीं दिखा। इरिटेट हो सान ने कबीर को कॉल किया, पर वो भी कॉल नहीं उठाया तो सान अपने केबिन जाने लगा। मुंबई में अंश को खाना खिलाने के बाद अपने हाथ को साफ कर उसकी तरफ देख ऋतिक सवाल किया, मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। ऋतिक के सवाल पर अपने मुंह को अंश बस फेरे रखा। अंश का ये एटीट्यूड ऋतिक को बहुत गुस्सा दिला रहा था। वो उसके हाथ को पकड़ अपने करीब खींच लिया। ऋतिक के ऐसे करने से अंश का सिर ऋतिक के छाती पर जा लगा था, जिस कारण अंश के दिल का धड़कन बढ़ने लगा था। वही धीरे धीरे वो भी अंश के लिए कुछ महसूस करने लगा था, पर वो आज तक लड़कियों में इंटरेस्ट लेते आया है, अचानक से उसे किसी लड़के पर इंटरेस्ट कैसे आ सकता है। वो अपने मन के दुविधा में इस कदर उलझा हुआ था
कि अंश के लिए अपने जज्बात को समझ उसे कह भी नहीं पा रहा था और अंश को खुद से दूर होता देख भी नहीं पा रहा था। अंश अपने छोटे से चेहरे को उठा ऋतिक के आंखों में देखने लगा। ऋतिक उसके आंखों को देखते ही खुद से कंट्रोल खोता हुआ महसूस कर रहा था, तो उसने झट से अपने हाथ को अंश के चेहरे से हटा उससे दूर हो खड़ा हो बोला, मुझे काम है। इतना बोल वो जाते हुए खुद में ही मन बोला, क्या कर रहा हूं मैं, ऐसे तो अंश और नाराज हो जाएगा। अब वो जाने का भी बोल दिया अंश को, पर उसका खुद उससे दूर जाने का मन नहीं था। ऋतिक को लगा था अंश रोकेगा, पर अंश ने नहीं रोका तो वो पीछे मुड़ देखा। पीछे मुड़ा तो देखा बचा हुआ खाना अंश आराम से खा रहा था। ये देख वो अपने चेहरे को आगे कर सड़ा सा मुंह बना अपने मन में ही बोला, कैसा लड़का है, मैं जा रहा हूँ और इसे खाने का पड़ा है। आखिर में वो घर से बाहर निकल गया। वही अंश उसके जाते ही खाना बंद कर बोला, क्या था ये, फिर टेस्ट लेने आए थे क्या मेरे फीलिंग्स का। पर मिस्टर ऋतिक धनजानी, इस बार आप कुछ भी करके देख लीजिए, अंश अपना फीलिंग्स जाहिर नहीं करेगा। खुद में ही इतना कह वो फिर खाने को ठूसने लगा। खाना फेंक तो सकता नहीं था क्योंकि ये खाना ऋतिक ने जो लाया था। वही ऋतिक बाहर जा अपने कार में जा बैठ गुस्से में कार स्टार्ट कर रफ्तार से चलाने लगा। वही अंश पूरा खाना खत्म करने के बाद वो सारे रैपर को डस्टबिन में डाल अपने हाथ को पानी से साफ कर अपने रूम में जब बेड पर रखे फूल को देखा तो उसे उठा लिया। फूल अंश को बहुत पसंद था। उसने फूल को एक नज़र देखा, फिर उसे टेबल पर रखे फ्लावर वाश से पुराना फूल निकाल उसे डाल फूल को देख मुस्कुरा दिया। फिर पार्ट टाइम जॉब ढूंढने लगा ताकि अगस्त्य को उसका जॉब करने का पता भी ना चले और अपने खर्च के लिए उसे किसी पर डिपेंड ना होना पड़े। वही दूसरी तरफ सान अब तक रेहान के आने का इंतजार कर रहा था, पर रेहान अब तक नहीं आया तो आखिर में वो अपने केबिन के तरफ जाने के लिए एलिवेटर के पास जाने लगता है। तभी उसे रेहान की सेक्रेटरी का केबिन से आवाज आता सुनाई देता है, सर मीटिंग के लिए ग्रापा ब्लू बार गए हुए हैं, शायद वो आज कंपनी नहीं आएंगे। सान ने जब ये सुना तो सोचने लगा आखिर रेहान बार क्यों गया है। वो एलिवेटर के पास जा उसके अंदर जा ग्राउंड फ्लोर का बटन क्लिक कर दिया। एलिवेटर नीचे जाने लगा। जैसे ही एलिवेटर नीचे एलिवेटर का दरवाजा खुला, सान बाहर निकल अपने कार के पास जा कार के अंदर बैठ कार स्टार्ट कर ड्राइव करने लगा। कुछ ही वक्त में सान ग्रापा ब्लू बार पहुंच गया था। वो अपने कार से बाहर निकल बार के अंदर चला गया, पर वो जाए कहाँ उसे समझ नहीं आ रहा था। रेहान सर अगर मीटिंग में है तो कोई वीआईपी रूम में ही होंगे, ये सोच सान बार का वीआईपी रूम ढूंढ जाने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था तो वो बस सब रूम के तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक से थोड़े खुला दरवाजे से सान को रेहान नजर आया। उसे देखते ही वो बहुत खुश हो गया था। वो रूम के अंदर जाने के लिए पूरा दरवाजा खोलने को था, पर तभी उसने देखा रेड कलर का सेक्सी ड्रेस पहने वो लड़की अपने हाथ में वाइन से भरा ग्लास लिए रेहान के पास जा उसके थाई पर बैठ वाइन भरा ग्लास रेहान के होंठों के पास ले गई। वही रेहान उसके खुले पैरों पर अपने हाथ को रब करते हुए अपने होंठों को ग्लास में सटाया ही था कि ये देख सान के आंखों में आंसू भर गया और वो मुड़ भागते हुए वहां से चला गया। दूसरी तरफ रेहान वो ड्रिंक पीने की जगह अपने हाथ को जो उसके पैरों के पास रख रब कर रहा था, उस हाथ को ड्रिंक के पास ले जा ग्लास को पकड़ अपने होंठों को ग्लास से हटा बोला, ये ड्रिंक मुझसे पहले तुम्हें पीना चाहिए। ये सुन लड़की घबरा गई, पर अपने आप को नॉर्मल दिखाते हुए वो रेहान को वो ड्रिंक पीने के लिए मना करते हुए उसे पिलाना चाहती थी। वही दूसरी तरफ सान बार से बाहर जा अपने कार में बैठ कार को स्टार्ट कर चलाने लगा, साथ ही वो रोए भी जा रहा था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। करीबन आधा घंटा बीत चुका था। रेहान अपने कार में बैठा हुआ था, तभी उसने अपना फोन ऑन किया। सान का ढेर सारा मिस कॉल देख वो हैरान था। वही कबीर ने भी अपना फोन ऑन कर देखा, उसके फोन में भी सान का बहुत सारा मिस कॉल था। ये देख कबीर ने रेहान को बता दिया, तो रेहान को अब सान का और चिंता सताने लगा। रेहान ने कंपनी कॉल कर सान के बारे में पूछने का ऑर्डर दे दिया। कबीर कंपनी कॉल कर सान के बारे में पूछा, तभी उसे पता चला सान आया तो था पर कहीं चला गया, फिर आया ही नहीं। ये जान कबीर रेहान को ये बात बता दिया। अब रेहान को सान का बहुत चिंता सताने लगा। वो कबीर को झट से ऑर्डर दे दिया, सान का लोकेशन ट्रैक करो। रेहान का ऑर्डर सुन कबीर सान का लोकेशन ट्रैक करने लगा। तभी उसे पता चला
लास्ट लोकेशन उसी बार का है जिस बार से अभी अभी वो अपने बॉस के साथ निकला है। कबीर ने झट से ये इन्फॉर्मेशन रेहान को बता दिया। सर, सान का आखिरी लोकेशन ग्रापा ब्लू बार का है। ये जान रेहान हैरान था, साथ ही उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर सान वहां गया क्यों है। ग्रापा ब्लू बार चलो। रेहान का ऑर्डर सुन ड्राइवर कार मोड़ उसी बार में जाने लगा। कुछ ही वक्त के बाद कार बार के पास जा रुका। कबीर बाहर निकल कार का दरवाजा खोलता इससे पहले ही रेहान कार का दरवाजा खोल बार के अंदर जाते हुए मैनेजर को कॉल कर दिया। कुछ ही मिनटों में वो अंदर गया तो मैनेजर रेहान के पास आ गया। वही कबीर भी भागते हुए रेहान के पीछे खड़ा हो गया था। वही मैनेजर फिर अपने साथ रेहान और कबीर को ले जाने लगा। तीनों सिक्योरिटी रूम के अंदर चले गए। वहां एक आदमी बैठा हुआ था। जैसे ही रेहान सिक्योरिटी रूम के अंदर गया वो आदमी खड़ा हो रेहान को ग्रिड किया। वही मैनेजर रेहान के लिए चेयर खिसका दिया पर रेहान के पास इतना टाइम नहीं था तो वो झट से बोल पड़ा, फुटेज दिखाओ। ये सुन आदमी झट से पीछे का फुटेज प्ले करने लगा। पूरा पीछे कर वो धीरे धीरे आगे कर रहा था। तभी रेहान को सान दिखा तो वो गौर से देखने लगा, आखिर सान कर क्या रहा है। तभी सान रेहान को वीआईपी रूम के तरफ जाता हुआ दिखा। वो उसी वीआईपी रूम के पास जा रुका जिस वीआईपी रूम में रेहान उस लड़की के साथ था। फुटेज में सान का एक्सप्रेशन बदलता देख रेहान समझ गया, जरूर सान उसे लड़की के साथ देख गलत समझ रहा होगा। फिर उसने आगे देखा, सान बार से तो बाहर निकल गया था, मतलब वो अब बार में नहीं। इतना तो रेहान को समझ आ गया था। रेहान फिर कबीर के तरफ देखा तो उसके नजरिए को देख कबीर समझ गया और बस अपने काम में लग गया। वही दूसरी तरफ सोनाली अपने कमरे में बैठी रोई जा रही थी। उसने ना ही खाना खाया था ना ही पानी का एक बूंद पी थी। ऊपर से उसका मिसकैरेज हुआ था जिस कारण ना खाने पीने से सोनाली को बेड पर बैठा रहने के बावजूद उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। कुछ ही मिनटों में वो बेहोश हो बेड पर गिर गई। दूसरी तरफ सर्वेंट उसके लिए एक बार फिर खाने को लाई पर उसने सोनाली को बेड पर पड़ा देखी तो उसे लगा वो सो रही है, इसलिए वो डिस्टर्ब ना कर उसे सोने दे वहां से शांति से चली गई। दूसरी तरफ अंश अपने फोन को बंद कर आराम से सो गया। वही ऋतिक जो सुबह ही उससे मिलकर आया था पर उसे अंश से बात किए बिना दिल नहीं लग रहा था। उसने अंश को कॉल किया पर अंश का नंबर बंद बता रहा था। ये सुन ऋतिक गुस्से में बोल पड़ा, जरूर वो आदित्य फिर मेरे अंश के पास गया होगा। उसे तो मैं एक दिन ऐसे जगह फेंकूंगा जहां से दोबारा वो मेरे अंश के करीब ना जा सके। इतना कह वो खड़ा हो केबिन के चक्कर लगाते हुए सोचने लगा। फिर वो अपने असिस्टेंट को कॉल लगाया। जैसे ही उसके असिस्टेंट ने देखा ऋतिक का कॉल आया है तो अपने सिर पर हाथ रख खुद में ही बड़बड़ाया, आज अंश से रिलेटेड कोई काम ना दे। इतना कह उसने कॉल उठा लिया। तभी ऋतिक बोल पड़ा, अंश का लोकेशन ट्रेस करो। इतना कह ऋतिक कॉल कट कर दिया। वही ऋतिक का असिस्टेंट इरिटेट हो खुद में ही बोला, इतने पागल तो मेरे सर उन वन नाइट लड़कियों के लिए भी नहीं थे जितना इस छोटे बच्चे के लिए हो रहे हैं। खुद में ये कह वो अंश का लोकेशन ट्रैक करने लगा। वही दूसरी तरफ रेहान सान को दिल्ली के हर कोने कोने में ढूंढ रहा था पर उसे सान का कोई पता नहीं चल पा रहा था। मुंबई में ऋतिक को उसके असिस्टेंट से जब पता लगा अंश का आखिरी लोकेशन उसका घर ही था तो ऋतिक अपने असिस्टेंट को कार निकालने बोला। असिस्टेंट झट से कार निकालने चला गया। वही ऋतिक अपने केबिन से बाहर निकल कंपनी से बाहर जाने लगता है। कंपनी से बाहर निकल ऋतिक अपने कार में जा बैठ गया। उसके बैठते ही ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दिया। कुछ ही वक्त में वो अंश का घर पहुंच चुका था। जैसे ही वो कार से बाहर निकल आगे बढ़ा उसके सामने बाइक आ रुक गया। आदित्य अपना हेलमेट निकाल बाइक से उतर अब ऋतिक की तरफ देख पूछा, अंश कहाँ है, उसका फोन ऑफ क्यों बता रहा है। आदित्य के सवाल पर अपने रुड आवाज में ऋतिक जवाब दिया, मेरे साथ है और मैं ये नहीं चाहता जब वो मेरे साथ हो तो हमें कोई एनोइंग पसंद डिस्टर्ब करे। ऋतिक के बात को सुन आदित्य उसे गुस्से में घूरा फिर अपने बाइक पर जा बैठ बोला, अंश से मैं प्यार करता हूँ और उसे अपना बनाने का पूरा कोशिश करूँगा। प्यार, ये शब्द सुन ऋतिक हैरान था। ऋतिक को उसके तरफ हैरानी से देखता पा आदित्य पूछ पड़ा, क्या तुम्हें उससे प्यार नहीं। ऋतिक के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तभी आदित्य बोल पड़ा, अगर तुम उससे प्यार नहीं करते तो उससे दूर रहो, वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है,
अगर तुम्हारे कारण उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कह आदित्य गाड़ी घुमा वहां से निकल गया। वही ऋतिक खुद में ही बोला, मैं लड़का हूँ, कैसे किसी लड़के से प्यार कर सकता हूँ, पर अगर आदित्य प्यार कर सकता तो फिर मैं क्यों नहीं। इतना कह वो आगे बढ़ते हुए बोला, अंश मुझसे प्यार करता है और मैं अंश को अपने पास रखना चाहता हूँ। इतना कह ऋतिक उसके घर के तरफ जाने लगा। ऋतिक को ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था वो अंश के प्रति जो फीलिंग्स है उसे क्या नाम दे, प्यार या सिर्फ दोस्ती। वो अंश के घर के दरवाजे के पास खड़ा हो दरवाजे को नॉक किया, पर अंश इतने गहरे नींद में था कि तूफान ही क्यों ना आ जाए वो आज जागने वाला तो बिल्कुल नहीं था। वही ऋतिक को अंश का चिंता होने लगा। फोन बंद है, दरवाजा अंश खोल नहीं रहा है, और तो और वो आदित्य के साथ भी नहीं, फिर उसे क्या हुआ होगा। आखिर में उसने दरवाजा तोड़ने का फैसला किया। वो अपने कदम पीछे कर पूरे जोश के साथ दरवाजा तोड़ने को हुआ, पर वो दरवाजा तोड़ता बार बार बेल रिंग बजाने से आखिर में अंश का नींद खुल ही गया तो जा दरवाजा खोल दिया, जिस चक्कर में ऋतिक आगे जा जमीन पर गिर गया। वही अंश उसे गिरा हुआ देखने लगा। तभी ऋतिक अपने माथे को सहलाते हुए खड़ा हो अंश को कठोरता से देख बोला, घर पर ही थे तो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे, या फिर मुझे गिराने का प्लान था तुम्हारा। ये सुन अंश का मुंह छोटा सा बन गया। वो अपने मुंह को बना क्यूटली बोला, मैंने क्या किया, मैं तो सोया हुआ था, और कौन किसी का घर का दरवाजा तोड़ अंदर आता है। ऋतिक अपने हाथ को आगे बढ़ा बोला, अब मुझे उठाओगे कि नहीं। ये सुन अंश अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उसके हाथ को पकड़ उसके खड़े होने में हेल्प करता है, पर ऋतिक अंश के हाथ को कस के पकड़ उसे अपने बाहों में खींच उसे अपने बाहों में कस के पकड़ लेता है। तो अंश अपने घबराए नज़र से उसे देख बोलता है, ये क्या कर रहे हो आप सर। ऋतिक ने अब सोच लिया था उसे जो भी करना पड़े वो अंश को अपना बनाकर रहेगा। वो अंश के गाल पर अपने हाथ को फेर अपने सेडिक्टिव आवाज में पूछा, क्या हुआ तुम्हें अंश, क्यों तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। ऋतिक कन्फर्म होना चाहता था क्या सच में अंश ने उसके और ध्रुव के बातों को सुन लिया है, पर उसे कोई जवाब मिल पाता अंश से इससे पहले ही उसका फोन बज उठा। वो अपना सेल फोन अंश को अपने गोद में बैठा ही निकाला। जब वो अपना सेल फोन निकाल स्क्रीन पर नाम देखा, वही अंश भी उसके स्क्रीन पर आ रहा नाम देखा, आयशा। ये नाम देख अंश का चेहरा उतर गया। उसे ये नहीं पता था आयशा है कौन, पर उसने कई दफ़ा इसका कॉल आता देखा था, और तो और किसी से अच्छे से बात ना करने वाला ऋतिक आयशा से बहुत प्यार से बात करता था। ऋतिक ने कॉल पिक कर लिया। वही अंश उसके गोद से उठ उसके तरफ देखने लगा, पर ऋतिक उसे पूरा इग्नोर करते हुए कॉल के दूसरे तरफ का बात सुन बोला, मैं आता हूँ। इतना कह वो खड़ा हो घर से जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाते हुआ अंश से बोला, मैं बाद में आता हूँ, और हाँ मुझे अपने हर एक सवाल का फिर जवाब चाहिए। इतना कह वो तो निकल गया। वही उसे इतने हड़बड़ी में अपने बात को कहने के बाद जाता देख अंश गुस्से में चिढ़ते हुए बोला, और मेरे सवाल क्या, कभी आप तो जवाब नहीं देते, और ये आयशा है कौन। ये नाम अंश के दिमाग में घूमने लगा। वही दूसरी तरफ मुंबई के सबसे बड़े हॉस्पिटल में लड़की पूरे हॉस्पिटल को सिर पर उठाई हुई थी। तभी ध्रुव वहां आ जब उस लड़की को देखा तो अपने मन में ही बोला, ये आफत की पुड़िया फिर से आ गई। इतना कह वो गहरी सांस भर उसके पास जा बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी लड़की उसे अपने डेविल लुक से देखते हुए बोली, दिख नहीं रहा तुम्हें, मेरे हाथों में चोट लग गया है। ये सुन ध्रुव अपने आंखों को बंद कर अपने दिमाग को ठंडा रख धीरे से अपने आंखों को खोल बोला, ये चोट नहीं है, बस छोटा सा खरोच, इसके लिए तुम पूरे हॉस्पिटल को क्यों सिर पर उठाए हो। ध्रुव के ऐसा बोलने से लड़की फ्लो पर बैठ छोटे बच्चे की तरह रोने लगी। ध्रुव बहुत अच्छे से जानता था ये लड़की कितनी शैतान है, पर फिर भी इस शैतान लड़की को कुछ भी बोलने का कोई भी फायदा नहीं है। ध्रुव अपने घुटने के बल बैठ बोला, सॉरी, तुम्हें बहुत चोट आया है, बहुत दर्द हो रहा होगा ना। ये सुन लड़की अपने सिर को हाँ में हिला दी तो ध्रुव प्यार से बोला, चलो मैं बैंडेज कर देता हूँ। इतना कह वो खड़ा हो अपने हाथ को लड़की की तरफ बढ़ाया तो लड़की झट से उसके हाथ को पकड़ खड़ी हो उसके साथ जाने लगी। वही दूसरी तरफ दिल्ली में शाम हो चुका था, पर रेहान को अब तक शान का कोई पता नहीं चला था। आज आसमान पूरा लाल था और रेहान का आंख भी वैसे ही गुस्से में लाल हुआ पड़ा था।
रेहान के गुस्से से पूरा माहौल भी डरावना हो चुका था। तभी कबीर को सान को ढूंढने के लिए भेजे गए एक मेंबर का कॉल आया। कबीर झट से कॉल उठा लिया तो उस आदमी ने कबीर को सान का लोकेशन बता दिया। लोकेशन जानने के बाद उसने कॉल कट कर रेहान के तरफ देख बोला, बॉस सान अस्टारंगा बीच के पास देखा गया है। ये जान रेहान झट से बोल पड़ा, जल्दी चलो। ये सुन ड्राइवर कार को रफ्तार से चलाने लगा। कुछ ही मिनटों में रेहान अस्टारंगा बीच पहुंच चुका था। अस्टारंगा बीच पहुंचने के बाद कार जैसे ही रुका, रेहान झट से कार से बाहर निकल बीच का जो लोकेशन उसके आदमी ने बताया था उस तरफ अकेला ही जाने लगा। कबीर भी रेहान के साथ जा रहा था पर अपने हाथ के इशारे से रेहान उसे जाने से मना कर दिया। वो अकेला ही वहां जब सान को पानी के पास अकेला बैठा देखा तो उसके पास जा बगल में बैठ गया। जब सान को ये एहसास हुआ कि उसके बगल में कोई आ बैठ गया है तो वो झट से उसके तरफ देखा। अपने सामने रेहान को देख सान हैरान था पर वो अपने चेहरे को फिर उससे थोड़ा दूरी बना बैठ गया तो रेहान उस दूरी को हटा उसके करीब चला गया। पर ये सान को मंजूर नहीं था तो वो फिर उससे दूर जाने को हुआ पर रेहान उसका हाथ को पकड़ अपने करीब खींच बोला, जरूरी नहीं देखा हुआ चीज हमेशा सच ही हो। ये सुन सान उसके तरफ देख पूछा, तो फिर आप ही बताओ सच क्या है। रेहान के अंडरवर्ल्ड के काम के बारे में सान कुछ भी नहीं जानता था, इसलिए वो पूरा सच तो सान को नहीं बता सकता था, पर फिर भी उसने आधा सच बताने लगा। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में जब अगस्त्य अपने मैंशन पहुंचा तो उसे नौकरानी से पता चला सोनाली सुबह से कुछ नहीं खाई है और वो अब तक सोई हुई है। ये जान अगस्त्य उस नौकरानी पर बहुत चिल्लाया, फिर भागते हुए अपने कमरे के अंदर गया। सोनाली अब भी बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसके पास भागते हुए जा अपने गोद में उठा उसे हॉस्पिटल ले जाने लगा। कुछ ही वक्त के बाद हॉस्पिटल आ गया। हॉस्पिटल के पास जैसे ही कार रुका अगस्त्य अपने कार से बाहर निकल सोनाली को अपने गोद में ले उसे हॉस्पिटल के अंदर जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की का ध्रुव बैंडेज कर बोला, अब बैंडेज हो गया, मैं अपने ड्राइवर को बोल देता हूँ वो तुम्हें घर छोड़ देगा। ये सुन वो चिल्ला कर रोने लगी। बू हुई लड़की के ऐसे चिल्लाकर रोने से ध्रुव का सिर फट चुका था। वो अपने दोनों कानों को बंद कर लिया। तभी वहां ऋतिक आ गया। बेचारे ध्रुव का हालत देख ऋतिक को उस पर दया आने लगा। वो अंदर आ गया तो लड़की उसे देख झट से खड़ी हो उसके पास जा गले से लग बोली, भैया मैंने आपको बहुत मिस किया। ऋतिक को आता देख फाइनली ध्रुव ने सुकून से भरा सांस लिया। तभी ऋतिक उसके बाल को प्यार से सहला बोला, यहाँ क्या कर रही हो आयशा। आयशा झट से उससे दूर हो अपनी उंगली को दिखा बोली, आयशा को चोट लग गया और आपका ये इडियट दोस्त बोला आयशा को बस खरोच आया है। आयशा अभी सिर्फ 19 की थी और अपने घर की लाडली थी। उसके अंदर बचपना कूट कूट कर भरा हुआ था। भरा हुआ भी क्यों नहीं होता, आज तक उसे सिर्फ प्यार जो मिला है। ऋतिक की बहन आयशा फॉरेन में पढ़ाई करती थी, जिस कारण वो 2-3 साल में बस एक बार ही इंडिया आती, वो भी पूरे महीने भर के लिए, और जब भी इंडिया आती ध्रुव का तो जीना हराम करके रख देती थी। आयशा के बातों को सुन ऋतिक ध्रुव की तरफ देख उसे बस डांट दिया, जिससे आयशा बहुत खुश हो गई। वही ध्रुव अपने चिढ़े हुए नज़र से उसे देखा। दूसरी तरफ दिल्ली के बीच में रेहान के बातों को सुन सान ने कुछ नहीं कहा, वो बस शांत बैठा था। तभी रेहान उसके चेहरे को देख पूछ पड़ा, मेरा किसी और के करीब जाना तुम्हें इतना ही खलता है, तो फिर तुम मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों कर रहे हो। रेहान का सवाल सुन सान के आंखों में हल्का आंसू भर गया। वो अपने गुस्से से भरे नज़र से रेहान को देख बोला, क्योंकि आप मुझे हमेशा एक डील समझे हो। पहले अपने नीज को पूरा करने के लिए मुझसे डील किए और ये शादी भी आपके लिए डील है। इतना कहते हुए उसके आंखों से आंसू बहने लगा। रेहान अपने हाथ को उसके चेहरे की तरफ ले जा उसके आंसू पोंछ कुछ कहना चाहता था, पर इससे पहले ही सान उसके हाथ को झटक रोते हुए अपने जज्बात को जाहिर करने लगा। जब पहली बार आपने मुझे किस किया था मेरा दिल धड़क उठा था। मैं अपने फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा था, पर फिर जितना आपके करीब जाता गया उतना ही अपने फीलिंग को समझने लगा कि मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। पर आप मुझसे कभी प्यार नहीं किए, मैं सिर्फ आपके लिए डील था और शादी भी आपका डील है। मैं शादी कोई मतलब से नहीं करना चाहता, बल्कि मैं आपसे प्यार करता और आप भी मुझसे प्यार करो तब शादी करना चाहता हूँ।
अपने जज्बातों को रेहान के सामने रख वो अपने दोनों हाथ को अपने चेहरे पर रख फुट फुट कर रोने लगा। तभी रेहान जो उसके बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था, वो सान को अपने बाहों में भर बोला, स्टूपिड, ये डील तुम्हें अपना बनाने के लिए किया था। तुम हमेशा ये कहते रहते थे कि तुम्हें लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए बस ये डील करता था ताकि तुम मेरे रहो। अगर मुझे पता होता तुम मुझसे प्यार करते हो तो मैं कभी ऐसा कोई डील करता ही नहीं। रेहान के बातों को सुनते ही सान का आंसू थम गया। वो झट से उससे दूर हो अपने बड़े बड़े आंखों से रेहान के आंखों में देखते हुए पूछा, आप सच कह रहे हो? रेहान अपने हाथ को उसके गाल पर रख प्यार से फेरते हुए बोला, तुम्हें झूठ लग रहा है। सान ने अपने चेहरे को ना में हिला दिया तो रेहान के होंठों पर हल्का मुस्कान छा गया। वो उसके होंठों के करीब जाते हुए बोला, तुम्हारे बिन ये 2 साल मैंने बहुत मुश्किल से गुजारा है, इसलिए तुम्हें परमानेंट अपना बनाना चाहता हूँ ताकि तुम मुझसे दोबारा कभी दूर ना जा सको। इतना कह रेहान उसके होंठों पर अपने होंठ रख उसे प्यार से चूमने लगा। कुछ देर तक उसे प्यार से चूमने के बाद उसे अपने बाहों में भर समुद्र की लहरों को देखने लगा। वहीं मुंबई के हॉस्पिटल में अंजलि सोनाली का चेकअप करने के बाद बाहर आई तो अगस्त्य उसे कठोरता से देख गुस्से में भड़कते हुए चिल्लाकर बोला, क्या हुआ है सोनाली को, वो ऐसे कैसे बेहोश हो सकती है? तभी अंजलि बोल पड़ी, सर वो बहुत वीक हो चुकी है, आप उनके खाने पीने पर ध्यान दें और हो सके तो उन्हें खुश रखिए। कोई भी मेडिसिन का असर तब होता जब इंसान खुश रहे। अंजलि के बातों को सुन अगस्त्य शांत हो गया। वही अंजलि फिर अगस्त्य को सोनाली का पूरा हेल्थ कंडीशन बता दी। तभी अगस्त्य पूछ पड़ा, सोनाली को मैं कब ले जा सकता हूँ? 2-3 दिनों तक आप उन्हें हॉस्पिटल में ही रहने दीजिए। ठीक है। इतना कह अगस्त्य वार्ड के अंदर चला गया। वहीं दूसरी तरफ ऋतिक आयशा को अपने साथ ले जाने लगा। आयशा को जाता देख ध्रुव को चैन मिला था। आयशा उसके जिंदगी में हमेशा ग्रहण बन आती। वो किसी भी लड़की के साथ डेट पर जाता तो वो उसका डेट बिगाड़ देती थी, और अगर वो किसी लड़की के साथ अपना नाइट एक्सपेंड करता वहाँ भी पता नहीं कैसे टपक सब बर्बाद कर देती थी। ध्रुव अपने चेयर पर बैठ उन सारे दिनों को याद कर रहा था। तभी वो बोल पड़ा, अब ये लड़की फिर से 1 महीने तक मेरे हंसते खेलते लाइफ को हेल बना देगी। ये सोच सोचकर ध्रुव को रोना आ रहा था। दिल्ली में कुछ देर तक एक दूसरे के बाहों में समाये रहने के बाद रेहान पूछ पड़ा, चले, मुझे आपके साथ कुछ और पल बिताना है। सान का बात सुन रेहान के होंठों पर मुस्कान छा गया। वो झट से बोल पड़ा, तो आज पूरा रात मेरे साथ बिता लो। रेहान का बात सुन सान उसके तरफ देख पूछा, और दादाजी को मैं क्या बोलूँगा फिर? ये सवाल सुन उसके गाल को किसकर खड़ा हो सान को भी खड़ा कर बोला, तुम्हें कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। इतना कह उसे अपने साथ ले जाने लगा। दोनों कार के पास आ चुके थे। दोनों को आता देख कबीर ने दोनों के लिए कार का दरवाजा खोल दिया तो दोनों कार के अंदर जा बैठ गए। दोनों को एक साथ होता देख कबीर बहुत खुश था। दोनों के बैठने के बाद उसने कार का दरवाजा बंद कर दिया, फिर खुद भी आगे के सीट में जा बैठ गया। सभी के बैठते ही कार स्टार्ट हो गया। मुंबई में अंश अपने रूम में बैठा, सोच सोच के वो पागल हुए जा रहा था। आखिर में अपने मन को शांत करने के लिए वो सॉन्ग प्ले कर दिया, इतनी मोहब्बत करो ना, मैं डूब ना जाऊं कहीं, वापस किनारे पे आना, मैं भूल ना जाऊं कहीं, देखा जब से है चेहरा तेरा, मैं तो हफ्तों से सोया नहीं, बोल दो ना जरा, दिल में जो है छिपा। जैसे ही ये लाइन बज अंश खुद में ही बोला, कैसे बोलूं? इतना कह गुस्से में उसने सॉन्ग रोक दिया। वहीं दूसरी तरफ ऋतिक अपनी बहन के साथ अपने मेंशन तो लौट गया, पर उसे अब अंश का ख्याल आने लगा था। तो वो कार रोक अपनी बहन के तरफ देख बोला, तुम अंदर जाओ, मुझे अपने किसी दोस्त से मिलने जाना है। ये सुन फटक से आयशा बोली, मुझे भी अपने साथ ले चलो। ये सुन ऋतिक सोचने लगा वो क्या करे। आयशा को ना करने का मतलब था उसका नाराजगी झेलना। वही सान के घर ले तो जाएगा, पर उसे और उसके घर को देख आयशा को इतना तो समझ आ जाएगा, अंश उसका दोस्त नहीं है। ऋतिक प्यार से उसके सिर पर हाथ रख बोला, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता हूँ, मुझे जरूरी काम है अपने दोस्त से। ये दिन आयशा बोल पड़ी, तो ठीक है, अपने दोस्त ध्रुव को यहाँ आने बोलो, आपको पता है ना आयशा को अकेले रहना पसंद नहीं है। ये सुन गहरी सांस भर ऋतिक बोला, ठीक है, मैं ध्रुव को आने बोल देता हूँ,
अब तुम घर जाओ। ये सुन आयशा मुस्कुराते हुए कार से बाहर निकल घर के अंदर जाने लगी। वही ऋतिक ध्रुव को कॉल कर दिया। ऋतिक का कॉल आता देख ध्रुव कॉल उठा लिया तो ऋतिक झट से उसके कहे बिना ही बोल पड़ा, मुझे कुछ काम से बाहर जाना है, प्लीज मेरे घर आ, मेरी बहन का ख्याल रखो। उस शैतान बच्ची का ख्याल रखना का ऋतिक बोला तो ध्रुव साफ मना करने वाला था, पर ऋतिक बोल पड़ा, मना नहीं कर सकता तू, अगर मना किया तो मैं भी तेरा कोई काम नहीं करूंगा। ऋतिक के धमकी को सुन बेचारा ध्रुव अपना सड़ासा मुंह बना बोल पड़ा, ठीक है। ये सुन ऋतिक कॉल कट कर दिया, फिर कार को रफ्तार में चलाते हुए जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ रेहान सान के साथ उसके मेंशन पहुंच गया था। मेंशन आने के बाद सान अपने हालत को देखा, फिर रेहान के तरफ देखा तो रेहान सान को अपने गोद में उठा उसे बाथरूम के अंदर ले गया। रेहान के ऐसा करने से सान हैरान रह गया था, वो हैरानी से उसे देखने लगा। वही रेहान उसे बाथरूम के अंदर ले जा उसे कपड़ों के साथ ही बाथटब के अंदर डाल अपने कपड़े को सान को देखते ही उतारने लगा। रेहान को ऐसा करता देख सान का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था। रेहान इसके लाल चेहरे को देख अपने जिस्म से अपने कपड़े निकाल बाथरूम के फर्श पर ही गिरा, वो भी बाथटब के अंदर जा सान के करीब जा उसके कमर पर अपने हाथ को रख उसके उसे अपने करीब कर लिया। तभी सान अपने धीमे आवाज में बोला, क्या कर रहे हो आप सर। रेहान की सांसें गर्म हो गई थी। सान को छूते ही वो उसके करीब जा उसके गर्दन को चूमते हुए उसके कान तक चूमते हुए बोला, बनी अब तो सर बोलना छोड़ो, अब हम दोनों लवा है। ये सुन सान के होंठों पर मुस्कान छा गया, वो धीरे से बोला, लवा। ये कह वो मुस्कुराने लगा फिर से। वही रेहान उसके गर्दन को चूमते हुए ही बोला, बनी एक बार मेरा नाम लो ना। ये सुन सान अपने धीमे आवाज में बोला, रेहान सर। सिर्फ रेहान। रेहान ने अपने सेडेक्टिव आवाज में बोला तो सान को सांसें भी तेज हो गई। वो अपने सांसों को गहरी गहरी लेते हुए बोला, रेहान। सान के मुंह से अपना नाम सुन रेहान तो और भी अधिक विचलित होने लगा। वो सान से दूर हो उसके कपड़े को उसके जिस्म से एक एक कर निकालने लगा, साथ ही उसके जिस्म को चूमे भी जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में ऋतिक अंश के घर पहुंच दरवाजा नॉक करने लगा तो अंश दरवाजा खोल सामने ऋतिक को देखा तो पूछ पड़ा, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हो। अंश के इस सवाल पर ऋतिक उसे साइड कर अंदर जाते हुए बोला, क्या मैं आ नहीं सकता क्या। ऋतिक के इस सवाल पर अंश दरवाजा बंद कर उसके पास आते हुए बोल पड़ा, नहीं पर आपके पास इतना बड़ा घर है, आपके जान पहचान के इतने लोग हैं, फिर आप यहाँ क्यों आते रहते हैं। ये सुन ऋतिक उसके तरफ देख बोला, मेरे पास ऐसे लोग बहुत कम है जिससे मैं अपना हर बात बोल सकता हूँ। ऋतिक का ये बात सुन अंश उसे देखने लगा। वही रेहान उसके पास जा उसके हाथ को पकड़ उसे अपने करीब कर उसके आंखों में देख पूछा, मेरे साथ ऐसे ही हमेशा रहोगे ना। अंश उसके आंखों में देख हाँ बोलने ही वाला था, पर उसे बार का बातचीत याद आ गया जो ऋतिक ध्रुव के साथ कर रहा था। उसने ऋतिक को खुद से दूर कर बोला, मुझे बहुत नींद आ रहा है, अगर आपको सिर्फ यही बात करना था तो हो गया है, अब आप जा सकते हो। ये सुन ऋतिक अंश के कमरे में जाते हुए बोला, मुझे भी बहुत नींद आ रहा है। ये सुन अंश उसके पीछे पीछे जा बोला, तो आप मेरे रूम क्यों जा रहे हैं, आप अपने घर जाइए। अंश के बातों को पूरा इग्नोर कर अंश अंदर जा अंश के छोटे से बेड में जा लेट गया तो अंश बेड के पास खड़ा हो बोलने लगा, अगर आप मेरे बेड पर सोवोगे तो मैं कहाँ सोऊंगा। ये सुन ऋतिक उसका होंठ पकड़ अपने बाहों में खींच लिया। ऋतिक के ऐसा करने से अंश का धड़कन तेज हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव ऋतिक के मेंशन पहुंच कार से बाहर निकल मेंशन के पास जा दरवाजे का बेल बजाया। सर्वेंट से पहले ही आयशा जा दरवाजा खोल दी। छोटी बच्ची को देख ध्रुव सड़ासा मुंह बनाया, वही अपने हाथ को फैला। आयशा बोली, अपने कंधे पर कर मुझे मेरे कमरे में ले जाओ। ये सुन ध्रुव अपने मन में ही बोला, ये मुझे अपना बैलगाड़ी समझ कर रखी है क्या। इतना कह चिढ़ते हुए नीचे बैठ बोला, आओ। आयशा मुस्कुराते हुए झट से उसके बैक में जा लद गई तो ध्रुव बेचारा खड़ा हो उसका सवारी बन उसे उसके कमरे में जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में रेहान उसके शरीर से पूरा कपड़ा निकाल शॉप से उसके शरीर पर घिसते हुए अपने हाथ को वो धीरे धीरे नीचे ले जाने लगा तो सान उसके हाथ को नीचे ले जाने से रोक उसके आंखों में देखने लगा।
सान के चमकते आंखों को देख रेहान उसके होंठों के करीब जा उसके होंठों को चूमने लगा। रेहान के ऐसे चूमने से सान का हाथ उसके हाथ से हट चुका था और वो रेहान के कंधे पर अपने हाथ को रख मजबूत करते हुए अपने आंखों को कसके बंद कर लिया था। वही रेहान उसके होंठों को चूमते हुए अपने हाथ नीचे जैसे ही ले गया, सान के मुंह से सिसकियां निकल आया, आह। साथ ही उसके हाथ उसके कंधे पर और मजबूत हो गए। तभी रेहान उसे किस करना बंद कर एक हाथ में हेल्थ फॉसेट पकड़ अंगूठे से प्रेस कर उसके जिस्म में पानी पड़ाते हुए उसके नीचे हिस्से को छुए जा रहा था, जिससे सान बेकाबू होने लगा। उसके शरीर को पानी से साफ कर उससे दूर हो खड़ा हो गया रेहान। वही रेहान के ऐसे दूर चले जाने से सान अपने आंखों को खोल उसे अपने नशीली नजरों से देखने लगा। तभी रेहान बाथटब से बाहर निकल सान के तरफ अपना हाथ बढ़ा उसे अपने गोद में उठा लिया। रेहान के उसे बार बार छूने से उसका चेहरा टमाटर की तरह पूरा लाल हो जा रहा था। रेहान उसे बेडरूम ले जा जमीन पर उतार कबर्ड के पास जा तौलिया निकालने लगा। वही सान रेहान के न्यूड अट्रैक्टिव शरीर को देख झट से अपने चेहरे को नीचे कर लिया। वही रेहान अपने कमर पर तौलिया लपेट अपने हाथ में एक तौलिया लिए सान के पास आया। सान के लाल चेहरे को देख तौलिया को खोल सान के शरीर पर अपने जिस्म को टच कर अपने दोनों हाथ आगे कर तौलिया को सान के कमर से सटा दिया। वही सान सिहर पड़ा। तभी रेहान अपने सेडिक्टिव आवाज में बोला, बनी, मुझे पता है तुम भूखे हो। इतना कह उसके कान के करीब जा उसके कान को अपने जीभ से लिक किया तो सान का गोरा कान लाल हो गया। वही उसके कान को लिककर उसे चूमते हुए बोला, पहले मैं अपने बनी को खिलाऊंगा, फिर मैं अपने बनी को आराम से टेस्ट लेकर खाऊंगा। रेहान का सेडिक्टिव आवाज में बात सुन उसके पूरे शरीर का रोंगटा खड़ा हो गया था। वही रेहान उसके कमर पर तौलिया लपेट उससे दूर हो उसे मुस्कुराता हुआ देख शीशे के पास जा हेयर ड्रायर अपने हाथ में ले सान के पास जा उसके हाथ को पकड़ उसे बेड पर बैठा उसके बालों को प्यार से सुखाने लगा। मुंबई में ऋतिक तो ढीठ की तरह अंश को पकड़ अपने आंखों को बंद कर लिया था। वही अंश अपने आप को उसके पकड़ से छुड़ाने का कोशिश करते करते वो ऋतिक के सीने में ही अपने सिर को रख सो गया। वही अंश की कोशिश को होता बंद पा ऋतिक अपने आंखों को खोला। अंश की गहरी सांसें को अपने जिस्म में महसूस करता पा ऋतिक को समझ आ गया वो सो चुका है तो वो उसके बाल को प्यार से सहलाते हुए धीरे से बोला, मुझे नहीं पता मुझे तुमसे प्यार हो रहा या क्या, बस मुझे इतना पता है तुम मेरे हो और मैं तुम्हें कभी किसी का नहीं होने दूंगा। इतना कह उसके बाल पर ही किस कर अपने आंखों को बंद कर लिया। वही दूसरी तरफ ध्रुव को बहुत नींद आ रहा था, पर आयशा ना खुद सो रही थी ना बेचारे ध्रुव को सोने दे रही थी। तभी इरिटेट हो ध्रुव उससे बोला, मुझे नींद आ रहा है, कब सोवोगी तुम। ध्रुव के चिल्लाने से आयशा अपने चेहरे को झुका ली। आयशा को उदास देख अपने आंख को बंद कर गहरी सांस भर अपने गुस्से चिड़चिड़ाहट को शांत करते हुए ध्रुव अपने आंखों को धीरे से खोल उसके सिर पर हाथ रख प्यार से बोला, सोना बहुत जरूरी होता ना आयशा, इसलिए बस मैं तुम्हें सोने बोल रहा हूँ। ये सुन अपने सिर को उठा प्यार से आयशा बोली, तुम भी मेरे साथ सोवो ना, मुझे अकेले सोने में डर लगता है। ये सुन ध्रुव बोल पड़ा, अब तुम बच्ची नहीं हो आयशा, वैसे भी तुम फॉरेन में अकेली सोती होगी ना। नहीं, दाई माँ मेरे साथ सोती थी। ये सुन गहरी सांस भर ध्रुव अपने मन में ही सोचा, एक बार ये सो जाएगी फिर मैं चला जाऊंगा। ये सोच उसने ठीक है बोल उसके बगल में लेट गया तो आयशा उसके छाती पर अपना सिर रख उसके पेट पर अपना हाथ रख दी तो ध्रुव बोल पड़ा, ये क्या कर रही हो। सो रही जैसे हमेशा सोती थी। कई बार ऋतिक आयशा को ध्रुव के भरोसे छोड़कर गया है और ध्रुव उसके साथ ऐसे सो भी चुका है, पर उस टाइम आयशा बच्ची थी पर अब बड़ी हो चुकी है। वो बोल पड़ा, तुम अब ऐसे नहीं सो सकती हो। ये सुन अपने सिर को घुमा अपने सिर को उठा ध्रुव के तरफ देख पूछी, क्यों। वही ध्रुव का नजर उसके छाती पर गया। पहली बार ध्रुव को आयशा बच्ची ना लग एडल्ट लड़की लग रही थी। उसका चेहरा लाल हो चुका था और उसे बेचैनी होने लगा। तभी आयशा पूछ पड़ी, तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो रहा है। ये सवाल सुन झट से अपने नजरों को फेर अपने होंठों पर अपने हाथ को रख अपने मन में ही बोला, ये क्या कर रहे हो ध्रुव, आयशा तुम्हारी बहन जैसी है। खुद में ही इतना बोल उसके सिर पर अपने हाथ को रख उसके सिर को अपने सीने से लगा बोला, सो जाओ। ये सुन अपने आंखों को बंद कर ली आयशा। वही ध्रुव का धड़कन तेज हुए जा रहा था। वही दिल्ली में
रेहान सान दोनों ने ही साथ रात का डिनर कर लिया। डिनर करने के बाद दोनों रूम में थे। सान बेड पर घबराया सा बैठा था। रेहान एक कॉल को अटेंड कर रहा था। कॉल डिस्कनेक्ट हो उससे पहले ही सान सोने का कोशिश करते हुए अपने आंखों को झट से बंद कर लिया। वहीं रेहान अपने कॉल को अटेंड कर रूम में सान को सोया हुआ देखा तो रेहान उसके पास जा झुक उसके कान को चूमते हुए बोला, तुम्हारे सोने पर भी मैं तुम्हें खाऊंगा। ये सुन फटाक से सान का आंख खुल गया। सान की बड़ी बड़ी आंखें रेहान की आंखों से मिला हुआ था। तभी रेहान सान के होंठों को देख उसके होंठों के करीब जा उसके कोमल होंठों को प्यार से चूमने लगा। उसके होंठों को चूमते हुए अपने हाथ उसके सीने के पास ले जा। जैसे ही अपने हाथ को फेरा सान का चेहरा लाल हो चुका। वो अपने हाथ को रेहान के कंधे पर रख दिया। वही रेहान उसके कोमल होंठों का रस पीते हुए ही अपने होंठ से उसके टी शर्ट को धीरे धीरे ऊपर करने लगा। रेहान जैसे जैसे उसके शरीर के हिस्से को छूते जा रहा था सान का शरीर वैसे वैसे ही गर्म होता जा रहा था। रेहान उसके होंठों को चूमना बंद कर उसके आंखों को देखते हुए ही उसके टी शर्ट को ऊपर कर अपने होंठ उसके खुले सीने के पास ले जा उसके सीने को चूम। जैसे ही उसके सबसे सेंसिटिव हिस्से पर अपने जीभ से लिक किया तो सान सिहर उठा। मध्य आवाज कर सान अपने होंठों पर अपने हाथ को रख शर्म से रेहान के तरफ देखा। वही रेहान तो बस सान के पूरे शरीर को चूमते हुए सान के शरीर के हर एक हिस्से पर अपने प्यार का निशानी देने लगा। साथ ही अपने हाथ को सान के ट्राउसर के अंदर जैसे ही ले जा रहा था सान कस के रेहान को पकड़ लिया और उसकी सांसें गहरी हो गई थी। तभी रेहान उसके प्राइवेट हिस्से पर जैसे ही अपने हाथ फेरे वो रेहान के गले में अपने हाथ को मजबूत कर संगीत के धुन की तरह मादक आवाज को पूरे कमरे में फैला रहा था। वही रेहान का कंट्रोल उसके आवाज को सुनते ही उसके कंट्रोल से बाहर जाता जा रहा था। वो उसके ट्राउसर को खोल उसके कोमल हिस्से पर अपने हाथ फेरते हुए उसके शरीर को चूमने लगा। वही सान अपने हाथ को उसके होंठों पर रख अपने दांत अपने हाथ में गड़ा अपने आवाज को तेज करने से रोकने का कोशिश कर रहा था। तभी रेहान उससे दूर हो अपने शरीर से कपड़े निकाल उसके एक पैर के ऊपर हाथ रख उसके शरीर के अंदर प्रवेश करने के लिए सेट कर अपने दूसरे हाथ से उसके हाथ को उसके होंठों से हटा धीरे धीरे उसके शरीर के अंदर प्रवेश करते हुए उसके कान में जा अपने सेडिक्टिव आवाज में बोला, बनी मैं तुम्हारे आवाज को सुनना चाहता हूँ। इतना कह रेहान उसके शरीर के अंदर प्रवेश किया तो वो सिहर उठा और उसके सिसकियों का आवाज सुरीले धुन की तरह रेहान को सुनाई देने लगा था। सान के आवाज को सुन रेहान उसे कसके अपने बाहों में भर उसे प्यार देने लगा। करीबन 2 घंटे तक उसके साथ प्यार भरा पल बिताने के बाद उसे अपने बाहों में ही भर अपने आंखों को बंद कर लिया। वही सान का शरीर भी पूरा थक चुका था। रेहान के रुकते ही उसे भी नींद आ गया। दोनों एक दूसरे के बाहों में ये रात गुजारने लगे। धीरे धीरे ये रात बीतने लगा। सुबह का वक्त हो चुका था। मुंबई में जब अंश का नींद खुला तो अंश अपने आप को ऋतिक के बाहों में पाया तो वो झट से उससे दूर हो गया। अंश के ऐसे हड़बड़ाने और उससे दूर होने से ऋतिक का नींद खुल गया। वो अपने आंखों को धीरे धीरे खोलने लगा। वही ऋतिक की आंखें बहुत अट्रैक्टिव था। अंश एकटक उसे देखते हुए उसके आंखों में खो चुका था। तभी ऋतिक अपने आंखों को खोल अंश को अपने तरफ ऐसे देखता पाया तो ऋतिक उठ उसके होंठों के करीब जा बोला, ऐसे मत देखो नहीं तो खा जाऊंगा। इतना कह उससे दूर हो गया। वही ऋतिक की इस हरकत पर अंश का पूरा चेहरा लाल हो चुका था। वही उसके लाल हुए चेहरे को देख ऋतिक के होंठों पर मुस्कान छा गया। ऋतिक ने फिर टाइम देखा। आज उसका जरूरी मीटिंग था जिस कारण वो झट से बेड से उतर अपने कोट को पहन बोला, मेरा एक जरूरी मीटिंग है पर मैं शाम को फिर आऊंगा, मेरे लिए टेस्टी खाना बनाकर रखना। इतना कह वो जाने लगा। वही अंश अपने मुंह को फाड़ उसको ही देखे जा रहा था। जैसे ही ऋतिक घर से बाहर निकला अंश गुस्से में चिढ़कर खुद में ही बोला, गजब का इंसान है, समझकर क्या रखा है मुझे, क्या मैं उसका नौकर हूँ जो मुझे ऑर्डर देकर चला गया है। इतना कह वो गुस्से में बेड पर जा बैठ गया। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सोनाली का नींद खुला। तभी उसने सामने चेयर पर बैठे अगस्त्य को देखा जो अपने सिर को हॉस्पिटल बेड पर टिका सोया हुआ था। सोनाली ने एक नज़र अगस्त्य को देखी फिर वो बेड से उतर जाने को थी। तभी अगस्त्य अपने आंखों को खोल उठ सोनाली का हाथ पकड़ उससे पूछ पड़ा, कहाँ जा रही हो तुम। ये सवाल सुन सोनाली कोई जवाब नहीं दे रही थी। तभी अगस्त्य उसके हाथ को छोड़ बोला, जहाँ भी जा रही हो जल्दी आना।
ये सुन सोनाली उसके तरफ चेहरा मोड़ उसके आंखों में देखते हुए बोली, क्या हो तुम अगस्त्य, क्यों दो चेहरा ले घूमते हो तुम सभी के सामने? एक तरफ तुम बहुत बड़े ईमानदार बिजनेसमैन जो गरीबों का बहुत हेल्प करता है, वही एक तरफ तुम्हारा शैतानी रूप जो लोगों का जान लेने से पहले एक बार नहीं सोचता। तुम तो अपने बच्चे का जान लेने से भी पहले एक बार भी नहीं सोचते हो। सोनाली के बातों को सुन अगस्त्य अपने चेन पर हाथ फेर उसके आंखों में अपने कोल्ड नजरों से देखा तो सोनाली के शरीर में उसके कठोर डरावने आंखों को देख सनसनी पैदा हो गया। वो झट से अपने नजरों को झुका जाने को थी, पर अगस्त्य उसके हाथ को पकड़ उसे बिस्तर पर धकेल उसके आंखों में कठोरता से देख बोला, अपनी जुबान को जितना कम चलोगी उतना ही तुम्हारे और तुम्हारे भाई के लिए अच्छा होगा। इतना कह उसे छोड़ दिया। वही सोनाली के आंखों में आंसू भर गया। अगस्त्य बार बार कोशिश करता सोनाली के सामने प्यार से रहने का, पर सोनाली की बातें उसके गुस्से को उजागरित कर देता था। दूसरी तरफ ध्रुव का नींद खुला तो वो अपने बाहों में आयशा को देखा तो वो उसे देख उससे दूर जाना चाहता था, पर तभी उसका नज़र आयशा के खराब हुए कपड़े पर गया तो उसका नज़र उसके खुले जिस्म में जा टिक गया। वो उसके खुले जिस्म को गौर से देखने लगा, तभी अपने आंखों को बंद कर खुद में ही बोल पड़ा, क्या हो गया है मुझे इस लड़की से दूरी बनाकर रखना चाहिए। वही आयशा का भी नींद खुल गया तो जैसे ही ध्रुव जा रहा था, आयशा उसके हाथ को अपने एक हाथ से पकड़ अपने दूसरे हाथ से अपने आंख को मसलते हुए बोली, मुझे भूख लगा है। ये सुन ध्रुव बोल पड़ा, मैं सर्वेंट को तुम्हारे लिए नाश्ता रेडी करने को कहता हूँ, तुम फ्रेश हो नीचे आ जाओ। आयशा अपने आंख को मसलना बंद कर अपने हाथ को नीचे कर अपने चेहरे को ना में हिला बोली, मुझे तुम्हारे हाथ का खाना खाना है। ये सुन छिदते हुए ध्रुव उसे देखा, पर कुछ बोलने का फायदा नहीं है, क्योंकि ये जैसा बोलेगी अगर वो वैसा नहीं किया तो ये लड़की पूरा घर सर पर उठा लेगी। वो झूठी मुस्कान के साथ बोल दिया, ठीक है। इतना कह वो चला गया। वही आयशा जल्दी से फ्रेश होने के लिए बाथरूम भाग गई। मुंबई में सान अब भी सोया हुआ था। वही रेहान का नींद खुल गया। वो अपने आंखों को खोला तो देखा सान अपने छोटे से चेहरे को रेहान के छाती पर रख प्यारे से बच्चे की तरह सोया हुआ है। रेहान उसके सिर पर अपने हाथ को रख अपने धीमे प्यार से भरे आवाज में बोला, बनी सुबह हो गया है। ये सुन सान थोड़ा कसमसाया, फिर नींद से भरे आवाज में बोल पड़ा, हाँ। इतना कह वो रेहान को और कसके पकड़ सो गया। सान के ऐसे करने से रेहान के होंठों पर मुस्कान छा गया। यही तो रेहान चाहता था, सान को अपने करीब रखना। रेहान टेबल पर रखे अपने फ़ोन के पास अपने हाथ को ले जा अपने फ़ोन को हाथ में ले अपने असिस्टेंट कबीर को मैसेज कर दिया, सारे मीटिंग्स कैंसिल कर दो, आज मैं कंपनी नहीं आऊँगा। इतना मैसेज कर रेहान अपने फ़ोन को साइड कर सान को अपने बाहों में अच्छे से भर अपने आँखों को वापस बंद कर लिया। वही दूसरी तरफ कबीर जो अपना कार ड्राइव कर रहा था, जब उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन का आवाज़ आया तो कबीर अपना फ़ोन कार बोनट से उठा, एक हाथ से ड्राइव करते हुए दूसरे हाथ से फ़ोन चेक किया। रेहान का मैसेज देखने के बाद अपने फ़ोन को रखते हुए कबीर खुद में ही बोला, मुझे पता था आज सर नहीं आएंगे। मुंबई में हॉस्पिटल से सोनाली को घर लेकर आने के बाद अगस्त्य जो बहत गया वो अभी सुबह होने के बाद लौट कर आया। वो मेंशन आज जब अपने रूम गया तो देखा सोनाली फ्लावर पॉट का फूल बदल रही है। ये देख अगस्त्य उसके पास जाने लगा। वही सोनाली ने अगस्त्य को आता हुआ नहीं देखी थी। अगस्त्य उसके पास जा उसे पीछे से ही अपने बाहों में भर लिया। वही सोनाली कुछ ना बोल बस शांत से खड़ी रही। वही अगस्त्य उसके गाल पर किसकर प्यार से पूछा, तुम्हें अपना तबीयत कैसा लग रहा है जान। अगस्त्य के सवाल का सोनाली कोई जवाब नहीं दी। तभी अगस्त्य के आगे पूछ पड़ा, तुमने नाश्ता किया। सोनाली ने इसका भी कोई जवाब नहीं दिया। अब धीरे धीरे अगस्त्य को गुस्सा आने लगा था। वो गुस्से में उसे अपने बाहों से आज़ाद कर वही उसके जवाब को ना देने की जगह सोनाली बस फूल डाले जा रही थी। ये देख गुस्से में उस फ्लावर पॉट को अपने हाथ में ले जमीन पर फेंक दिया। फ्लावर पॉट टूटकर एक एक कांच जमीन पर फैल गया। फूल डाल टूटने का आवाज बाहर तक गया था। काम कर रहे सभी नौकर नौकरानी रुक गए, फिर कुछ सेकंड के बाद अपने अपने काम में लग गए। उन लोगों को भी अब इन सब का आदत हो चुका था। सोनाली का शरीर डर से जम गया था, साथ ही उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसे कांपता देख
अगस्त्य अपने गुस्से को शांत कर बोला, जान मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे गुस्सा आता है जब तुम मुझे आंसर नहीं देती हो तो। इतना कह वो सोनाली को अपने तरफ कर उसके चेहरे पर अपने हाथ को रख प्यार से सहलाते हुए उसके होंठों के करीब जा उसके नर्म होंठों को चूमने लगा, पर सोनाली के शरीर में कोई हलचल नहीं हुआ, वो बस खड़ी रही। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव ने उसके लिए नाश्ता बना दिया। आयशा नीचे आ डाइनिंग टेबल पर बैठ थाली बजाते हुए नाश्ता 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 चिल्लाए जा रही थी। वही इरिटेट हो ध्रुव नाश्ता लिया डाइनिंग टेबल पर रख दिया, फिर खुद के लिए चेयर खिसका, चेयर पर जा बैठ, अपने लिए नाश्ता निकालते हुए बोला, अपना नाश्ता ले लो। ध्रुव के बातों को सुन मुंह फूला आयशा बोली, मैं खुद से क्यों निकालूं, जब तुम हो ही तो। आयशा के बातों को सुन ध्रुव अपने मन में ही बोला, ऋतिक तूने मुझे इस शैतान लड़की के साथ फंसाया है, अब देख मैं क्या करता हूँ तेरे साथ। इतना कह आयशा के लिए भी वो नाश्ता निकालने लगा। ये देख आयशा के होंठों पर मुस्कान छा गया। दूसरी तरफ ऋतिक अपने कंपनी के अंदर जा अपने केबिन में जाते हुए अपने असिस्टेंट से बोला, मेरे लिए कपड़े ले आओ फास्ट। ये सुन वो झट से चला गया। वही ऋतिक अपने केबिन जा बाथरूम जा फ्रेश हो नहाने लगा। कुछ ही वक्त में मीटिंग स्टार्ट भी होने को था। ऋतिक नहा ही रहा था, तब तक असिस्टेंट ऋतिक के लिए कपड़ा ले जा, ऋतिक के केबिन के अंदर जा। दूसरे दरवाजे से अंदर चला गया। ऋतिक ने अपने केबिन के अंदर ही बड़ा सा कमरा बनाकर रखा था, और जब भी वो बहुत थक जाता तो वो आराम कर लिया करता था। असिस्टेंट अंदर जा कपड़ा बेड पर रख, ऋतिक से बोल दिया, फिर कमरे से बाहर निकल वहां से चला गया। वही दूसरी तरफ ध्रुव टाइम देखा, फिर बोल पड़ा, तुम अच्छे से रहना, मैं जा रहा हूँ। ध्रुव ने जैसे ही ये कहा, आयशा रोना शुरू कर दी। बूहू। आयशा के ऐसे रोने से इरिटेट हो ध्रुव पूछा, अब क्या हुआ तुम्हें? बिल्ली जैसा रोंदू सा मुंह बना आयशा ध्रुव के तरफ देख बोली, मुझे घूमना है। आयशा का डिमांड सुन इरिटेट हो ध्रुव अपने माथे पर हाथ रख दिया, फिर बोल पड़ा, मैं तुम्हारे भाई को कॉल कर बुला रहा, उसके साथ चली जाना तुम। इतना कह ध्रुव ऋतिक को कॉल लगाने को ही हुआ, तभी आयशा बड़े मासूमियत से बोली, भैया बिजी ही होंगे, आयशा के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। वहां पर भी आयशा का कोई दोस्त नहीं, क्योंकि सभी को आयशा बुरी लगती है। इतना कह अपना छोटा सा मुंह ऊपर कर ध्रुव के तरफ देख प्यार से पूछी, क्या आयशा बुरी है? तुम भी आयशा को लाइक नहीं करते हो? आयशा थोड़ी मूडी लड़की है, साथ ही आयशा से सभी इसलिए दोस्ती करना चाहते हैं क्योंकि वो कॉलेज आयशा के भाई का ही है। साथ ही आयशा बहुत अमीर है, आज तक उसे कोई अच्छा दोस्त नहीं मिला, इसलिए वो हमेशा अकेले अकेले सी महसूस करती आई है। ऊपर से इंडिया आने के बाद उसका भाई भी बहुत बिजी रहता। आयशा समझ सकती थी उसके बिजी होने का कारण घर का पूरा जिम्मेदारी ऋतिक को ही निभा जो पड़ रहा था। जब अपने बड़े बड़े बिल्ली जैसे आंखों से देख आयशा मासूमियत से बोली, तो उसके पास बैठ ध्रुव बोल पड़ा, कौन कहता आयशा बुरी है? आयशा तो बहुत अच्छी और बहुत प्यारी है। ध्रुव के बातों को सुन आयशा ध्रुव के गले से लग गई। आयशा के ऐसा करने से ध्रुव का धड़कन बढ़ने लगा। वही आयशा फिर मुस्कुराते हुए झट से बोल पड़ी, मतलब तुम मुझे घुमाने ले जाओगे? ये सुन ध्रुव अपने मन में ही बोला, बहुत चालाक है ये लड़की। इतना कह उसे आखिर में ठीक है बोलना ही पड़ा। आयशा फिर खुशी से भागते हुए अपने रूम चली गई रेडी होने के लिए। उसके जाते ही ध्रुव ऋतिक को कॉल लगा दिया। ऋतिक अपने कपड़े को पहन रहा था। जब ऋतिक का फोन बजने लगा तो अपने टाई को सेट कर अपने फोन को बैग से उठा। स्क्रीन पर ध्रुव का नाम देखा तो कॉल उठा लिया। हेलो। ऋतिक का आवाज सुन ध्रुव अपना परेशानी जाहिर करते हुए बोला, भाई कहाँ है तू? तेरी बहन मुझे अपना नौकर बना कर रखी है, अब ये मुझे घुमाने के लिए ले जाने बोल रही है, और मुझे पता है ये मुझे पार्क ले जाने को बोलेगी। प्लीज तू आ जा और अपनी बहन को संभाल ले। ऋतिक का अभी मीटिंग था, उसने घड़ी में टाइम देखा फिर बोल पड़ा, यार 2 घंटे सिर्फ उसे हैंडल कर ले, मैं फिर आ जाऊंगा, और मेरी बहन बहुत प्यारी है यार, बस तू उसे प्यार से ट्रीट कर, ओके। इतना कह आगे बिना कोई बात सुने ऋतिक कॉल कट कर दिया। तभी ध्रुव अपने मन में बोला, प्यारी नहीं शैतान है, लिटिल डेमोन। इतना कह इरिटेट होकर बैठ गया।
और वेट करने लगा उसके तैयार होकर आने का। वही दूसरी तरफ दिल्ली में अब जाकर सान का नींद खुला था। जैसे ही उसका नींद खुला, उसके सामने चाय के साथ रेहान बैठा था। जैसे ही सान अपने आंखों को खोल उठा, रेहान उसकी तरफ चाय का कप बढ़ा दिया। ये सब देख सान को ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। तभी रेहान का फोन बजा। रेहान अपना फोन टेबल से उठा। स्क्रीन पर अपने नानू का कॉल आता देख फोन उठा, अपने कान से लगा, बोला, हाँ नानू। रेहान का आवाज सुन रेहान के नानू बोल पड़े, कब करोगे शादी तुम? सारा को लेकर आए थे, मुझे उम्मीद था वो लड़की तुम्हारी लाइफ पार्टनर बनेगी, पर इतनी अच्छी लड़की भी तुम्हारे लाइफ से चली गई। अपने नाना जी के बात को सुन रेहान अपने मन में ही बोला, अगर ये लड़की होती तो अभी ही शादी करके लिए आता, पर ये लड़का है, पहले आपको समझाना होगा। पर कैसे समझाऊं आपको? अपने आप में इतना कह वो बोल पड़ा, मुझे मिल गई है, मैं उसे कुछ दिन में आपसे मिलवाने ले आऊंगा। रेहान को लड़की मिल गई है और वो उसे मिलवाने ले आएगा, ये जान उसके नानू बहुत खुश हो गया। फोन कट होते ही सान रेहान के तरफ देख पूछ पड़ा, क्या कहा नाना जी ने? ये सवाल सुन रेहान बोल पड़ा, बनी, हमें मुंबई जाना होगा नाना जी से मिलने। ये सुन सान उसे हैरानी से देखा। उसे हैरानी से देखता पा रेहान पूछ पड़ा, क्यों, तुम्हें मिलना नहीं है क्या? ये सवाल सुन सान झट से बोला, मिलना है, पर मैं। इतना कह वो शांत हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था वो जाएगा तो जाएगा कैसे, वो तो लड़की भी नहीं है, लड़का है। सान को अपने ख्यालों में खोया देख रेहान उसके सिर पर अपने हाथ को रख दिया तो सान अपने चेहरे को ऊपर कर रेहान के आंखों में देखा। तभी रेहान उसके आंखों में देखते हुए बोला, फिर से लड़की बन जाओ जब तक मैं नानू को समझा ना दूं। ये सुन सान बहुत मासूमियत से पूछा, क्या नाना जी मानेंगे? सान के सवाल पर रेहान मुस्कुराते हुए बोला, नहीं मानेंगे तो मैं तुम्हें पूरी दुनिया से बहुत दूर ले जाऊंगा और फिर वहां मैं तुम मिलकर अपनी दुनिया बनाएंगे। ये सुन सान के होंठों पर मुस्कान छा गया, पर सान को पता था ये सब बस सान उसे दिलासा देने के लिए कर रहा है। वही दूसरी तरफ कंपनी में सान को कल से ही गायब देख इवान सोचे जा रहा था, आखिर वो गया कहाँ होगा। तभी उसके पास कबीर आ उसे खोया देख उसके कान के करीब जा बोला, ख्यालों से बाहर आ, अपना काम करो। कबीर के ऐसे उसके करीब जा बोलने से इवान का कान टमाटर की तरह लाल हो चुका था। वही कबीर उससे दूर हो गया। तभी इवान अपने लाल हुए चेहरे को छिपाने के लिए अपने सिर को झुका इधर उधर कर रहा था। तभी कबीर उसके डोलते सिर को पकड़ उसके सिर को ऊपर कर उसके नजरों को अपने नजर से मिला दिया। इवान का लाल हुआ चेहरा देख कबीर कठोरता से ही बोला, अगर काम पूरा नहीं हुआ तो इस बात सर से तुम नहीं, मैं कंप्लेन करूंगा, फिर सर तुम्हें इस प्रोजेक्ट से निकाल देंगे। कबीर के बात को सुनने के जगह इवान तो उसके चेहरे पर ही खो गया। इवान के दिल में खलबलाहट मच गया था। अपने बात को कहने के बाद कबीर उससे दूर हो गया, पर इवान का दिल अब भी रफ्तार पकड़ हुआ था। जैसे ही कबीर उसके केबिन से बाहर गया, इवान अपने दिल पर हाथ रख बोला, इस बूढ़े को देख, मेरा जवान दिल क्यों धड़क रहा है। इतना कह कुछ देर तक अपने दिल पर हाथ रख अपने धड़कनों को संभालने के बाद अपने हाथ को नीचे कर अपने आंखों को बंद कर लिया। पर अपने आंखों को बंद करने के बाद भी इवान को कबीर का चेहरा ही नजर आ रहा था। वो झट से अपने आंखों को खोल खुद में ही बोला, क्या हो रहा है मुझे, क्यों मैं उस बुढ़े के बारे में सोच रहा हूँ। तभी कबीर फिर आ गया था। वो कठोरता से उसके तरफ देख पूछा, क्या कहा तुमने? कबीर के इस सवाल पर इवान उसके तरफ देख उसके सवाल का जवाब देने की जगह पूछ पड़ा, तुम फिर आ गए। इवान के सवाल पर कबीर अपने आंखों को रोल कर उसके डेस्क पर एक फाइल रख उसके करीब जा उसके चेयर पर अपने हाथ रख उसके आंखों में देख बोला, फाइल देने आया था, वैसे तुमने बुरा किसे बोला? कबीर के सवाल का क्या जवाब दे इवान को समझ नहीं आ रहा था। वो अपने गले का पानी पीते हुए हिचकिचा कर बोला, मैंने तुम्हें नहीं बोला है। इवान के बातों से साफ समझ आ रहा था कबीर को इवान ने किसे बुरा कहा होगा। कबीर उसके गर्दन पर अपने हाथ को रख अपने अट्रैक्टिव साथ ही खतरनाक आवाज में बोला, मैं तुमसे सिर्फ 7 साल बड़ा हूँ और तो और आज भी लड़कियाँ तुमसे ज्यादा मुझे देख फ्लैट होंगी।
इतना कह उससे दूर हो चला गया। तभी इवान खुद में ही बोला, ये तो सच है, तुम कितने चार्मिंग दिखते हो। खुद में ही ये कह अपने सिर को हिला, अपने गाल पर थपथापी मार खुद में ही बोला, क्या कर रहा हूँ मैं, उस बूढ़े को चार्मिंग बोल रहा हूँ। इतना कह अपना सिर हिलाने लगा। वहीं मुंबई में आयशा अपने साथ ध्रुव को पार्क ले आया। पार्क आते ही बच्चों की तरह कभी ये झूला से वो झूला आयशा फुदकने लगी। उसे देख ध्रुव खुद में ही बोला, कौन बोलेगा, ये लड़की कॉलेज में जा चुकी है। खुद में ही इतना बोल अपने लिए बैठने का जगह ढूंढ लिया और जाकर बैठ उसे देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ अंश सोचने लगा, ऋतिक को खाने में क्या क्या पसंद है। ऋतिक के सारे फेवरेट डिश याद करने के बाद सारा सामान को खरीदने के लिए चला गया। मॉल जाने के बाद अंश सारा सामान लेने लगा। सारा सामान लेने हो गया, तभी वो बिलिंग सेंटर में चला गया। तभी वहां एक लड़की खड़ी हो अपने पर्स में से सारे पैसे निकाल दी, पर जो सामान ले थी उसे खरीदने जितना उसके पास पैसे ही नहीं थे। तो लड़की कंफ्यूजन से अपने सामान को देखते हुए सोच रही थी कौन सा सामान वो हटाए। तभी अंश उसके पैसे देखा, फिर बिल। वो उसके पास जा बोला, मैं पे कर देता हूँ। ये सुन लड़की उसके तरफ देख झट से बोली, सच्ची में आप कर दोगे। लड़की की बातें सुन अंश मुस्कुराते हुए अपने चेहरे को हाँ में हिला दिया। तभी लड़की मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू सो मच, मैं आपको आपका पैसा लौटा दूंगी। ये सुन अंश बोल पड़ा, ठीक है, कितना चाहिए। ये सुन लड़की झट से बोली, बस 1200 रुपये। ये सुन अंश झट से पैसे निकाल दे दिया। तो लड़की सामान के पैसे दे दी। उसका होने के बाद अंश अपना बिलिंग करवा लिया। उसके बाद वो लड़की के तरफ बिना देखे जाने लगा। तभी लड़की उसके साथ चलते हुए ही बोली, आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस से दीजिए, मैं आपके घर आपको पैसे दे दूंगी। ये सुन अंश उसके तरफ देख अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दिया और बोल पड़ा, ATX, तुम मुझे ऑनलाइन पैसे दे देना। इतना कह वो निकल गया। वही लड़की मुस्कुराते हुए नंबर को देखते हुए खुद में ही बोली, कितना क्यूट हैंडसम दिखता है, मेरा तो दिल ही आ गया है। इतना कह वो नंबर देखते हुए बोली, उफ, मैंने तो उसका नाम ही नहीं पूछा। इतना कह वो सोचने लगी क्या नेम से वो उसका नंबर सेव करे। वही दूसरी तरफ दिल्ली में रेहान बालकनी के पास खड़े हो अपने असिस्टेंट कबीर से बात कर रहा था। तभी सान उसके पास जा पीछे ही रुक उसका बात सुनने लगा। कल मुझे सान के साथ मुंबई के लिए निकलना है। ये सुन सान चिल्ला पड़ा, क्या कल ही। सान के चिल्लाने का आवाज सुन रेहान पीछे मुड़ सान का हाथ पकड़ अपने बाहों में खींच लिया। रेहान के ऐसा करने से सान रेहान को एकटक देखने लगा। वही रेहान कबीर से बोल पड़ा, जब तक मैं यहाँ न आ जाऊं तुम सब हैंडल कर लेना। तभी कबीर दूसरे तरफ से बोल पड़ा, पर सर आप अकेले जाएंगे, अगर कुछ खतरा हुआ तो। डोंट वरी। इतना कह रेहान ने कॉल कट कर सान के आंखों में देखने लगा। तभी सान बोल पड़ा, मैं दादाजी से क्या बोलूंगा। ये बात सुनते ही रेहान उसके गाल पर प्यार से किस कर बोला, मेरे रहते तुम टेंशन क्यों लेते हो बनी। इतना कह उसके गर्दन को चूमने लगा। तभी सान उदासी से उसका नाम लिया, रेहान। सान का उदासी से भरा आवाज सुन रेहान उसे चूमना बंद कर उसके आंखों में देखते हुए पूछा, क्या हुआ बनी, तुम उदास क्यों हो गए। मेरी मम्मा के साथ उन्होंने बहुत बुरा किया है, मैं उनसे बदला लेना चाहता हूँ। सान के बातों को सुन उसके होंठों को प्यार से चूम रेहान बोला, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे इस बदले में पूरा साथ दूंगा। और जिसने भी तुम्हारी मॉम के साथ बुरा किया है, जिस कारण तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, मैं वो लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रेहान का इतना ही कहना काफी था। वो झट से उसके गले से लग बोला, ये रिवेंज मैं खुद से लेना चाहता, बस मैं चाहता इस रिवेंज में आप मेरे साथ रहो। रेहान उसके सिर पर अपने हाथ को रख उसके माथे को प्यार से चूम अपने मन में ही बोला, तुम्हें मैं कोई मोड़ पर अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ, और ऐसे जगह पर तो बिल्कुल नहीं जहां तुम्हें खतरा हो। सान जिस इंसान से रिवेंज लेना चाहता था वो बहुत खतरनाक था। रेहान सान को इस रिवेंज में अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ सकता था। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में आयशा पूरे झूले को झूलने के बाद ध्रुव के पास आ बोली, मुझे अब भूख लग गया है। ये सुन टाइम देखते हुए ध्रुव बोला, मेरा अभी ऋतिक से बात हुआ था,
वो आ ही रहा है। ये सुन आयशा नाराज हो बोली भैया नहीं आते तब तक क्या आयशा भूखे रहे। ये सुन इरिटेट हो ध्रुव खड़ा हो उसके हाथ को पकड़ बिन कुछ बोले उसे ले जाने लगा। आयशा बहुत खुश हो चुकी थी। वही दूसरी तरफ ऋतिक अपनी बहन के पास आने के लिए निकल चुका था। वही ध्रुव आयशा को सामने वाला रेस्टोरेंट ले गया। रेस्टोरेंट आने के बाद दोनों स्पेशल केबिन में जा बैठ गई। फिर आयशा मेन्यू बुक निकाल अपने लिए ऑर्डर देने लगी। इतने टाइम के बाद इंडिया आई थी और उसे इंडियन फूड्स बहुत पसंद था। वो मेन्यू में लिखा सारा इंडियन डिश ऑर्डर कर दी। ये देख ध्रुव के माथे पर पसीना आ रहा था। वो अपने मन में ही बोला ये इतना सारा खाना खाएगी कैसे। वो उसे देख सोचे जा रहा था। वही उसका ऑर्डर करना खत्म हुआ ही था तभी उसका फ़ोन बजने लगा तो वो अपना फ़ोन निकाल स्क्रीन पर अपनी इंडियन दोस्त का फ़ोन आता देख वो झट से कॉल उठा बोल पड़ी हेलो जान। ये सुन ध्रुव उसे कठोरता से देखने लगा। वही आयशा बोले जा रही थी कैसी हो जान, मुझे मिस किया कि नहीं। आयशा जैसे जैसे उसे बोले जा रही थी पता नहीं क्यों पर ध्रुव का खून जले जा रहा था। तभी कॉल के दूसरे साइड बात कर रही लड़की आयशा से बोली यार मैंने तुझे बहुत मिस किया, सॉरी यार मेरा फ़ोन साइलेंट में था इसलिए उठा नहीं पाई थी। जान आयशा की बचपन की बेस्ट फ्रेंड थी। वो उसे हमेशा जान ही बोलती थी। अपनी बेस्ट फ्रेंड का बात सुन आयशा बोल पड़ी कोई बात नहीं तू मेरे घर आ जा, हम लोग साथ मिल एंजॉय करेंगे। ये सुन ध्रुव उसके हाथ से फ़ोन ले अपने कान से लगा लिया तभी उसे लड़की का आवाज़ सुनाई दिया यार मैं। वो इतना बोली ही थी कि ध्रुव फ़ोन आयशा के कान से लगा दिया। उसे अपने इस हरकत पर शर्मिंदगी फील होने लगा। वही आयशा को हंसी आ रहा था। दूसरी तरफ वो लड़की बोले जा रही थी शाम को आती हूँ और हाँ मुझे तुझे कुछ बताना भी है। ये सुन आयशा झट से पूछी क्या, मिलकर बताती हूँ। इतना कह वो लड़की फ़ोन कट कर दी। तभी आयशा ध्रुव को घूर कर देखी तो ध्रुव अपने नज़रों को फेर लिया। तभी उसके हाथ को पकड़ आयशा उसके करीब गई तो ध्रुव उसके तरफ अपने चेहरे को घुमा उसके आंखों में देखने लगा। वही उसके आंखों में देखते हुए आयशा सवाल की क्या हुआ, तुमने ऐसे रिएक्ट क्यों किया। आयशा के इस सवाल का ध्रुव क्या जवाब दे उसे समझ ही नहीं आ रहा था। उसे खुद नहीं पता अचानक से उसे हुआ क्या था। वो बस उसके आंखों में देखने लगा। आज उसे आयशा बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। वो अपने हाथ उसके चेहरे पर ले जा अपने हाथ को उसके चेहरे पर रख उसके होंठों पर अपने अंगूठे को फेरा। ध्रुव के ऐसा करने से आयशा बस उसके आंखों में देखे जा रही थी। वही ध्रुव उसके कोमल होंठ को छूते हुए उसके होंठों के करीब जा उसके होंठ को चूमने को ही था। तभी उसका फ़ोन बजा तो वो अपने होश में आ उसे खुद से दूर कर अपने पैकेट से फ़ोन निकाल ऋतिक का कॉल आता देख कॉल उठा लिया। वही अचानक से उसे खुद से दूर कर देने से आयशा को बहुत बुरा लगा। वही ध्रुव ऋतिक से फ़ोन में बात करने लगा हम लोग सामने वाले रेस्टोरेंट में है। ओके, इतना कह ऋतिक ने कॉल कट कर दिया। वही आयशा अपने सिर को झुका सवाल की क्यों मुझे खुद से दूर कर दिए ध्रुव। आयशा के सवाल पर ध्रुव उसके सिर पर अपना हाथ रख दिया तो आयशा अपने चेहरे को उठा ध्रुव के नज़रों से अपने नज़र को मिला दी। तभी ध्रुव उसके आंखों में देख बोला सॉरी आयशा, तुम मेरे लिए सिर्फ मेरी बहन की तरह हो। इतना कह वो अपने हाथ को उसके सिर से हटा फिर बोल पड़ा तुम्हारा भाई आता ही होगा, प्लीज़ उसे इस बारे में कुछ मत बताना। आयशा अपने मन में ही बोली भाई, मैं तुम्हें भाई नहीं मानती और तुम्हें भी मैं बहन नहीं मानने दूंगी। लगता है अब मुझे मिशन 2 स्टार्ट करना होगा। आयशा इस बार सोच कर आई थी वो ध्रुव को अपना बना कर रहेगी। बचपन से ही वो कोशिश करते आ रही है पर ध्रुव है कि उसे बच्ची की तरह बस ट्रीट करता रहता था। आयशा ध्रुव से कुछ ना बोल अपना फ़ोन निकाल मैसेज में किसी को टेक्स्ट मैसेज कर बोली ये प्लान भी फ्लॉप हो गया है, अब मैं मिशन 2 कैसे शुरू करूं। उसके मैसेज का जवाब उसे बहुत जल्दी मिल गया सिड्यूस करो। पर कैसे। आयशा ने उसे मैसेज बैक किया तभी उसे उसका जवाब मिल गया अपने क्यूट ड्रेस को साइड कर सेक्सी ड्रेस वेयर करो और उसे जलाओ दूसरे लड़कों को अपने तरफ आकर्षित करके। मैसेज पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान छा गया। वो मैसेज में बात कर रही थी तभी ऋतिक आ गया। वो अंदर आ दूसरे साइड बैठ गया। तभी आयशा अपने भाई को देख नाराजगी जताते हुए बोली भाई मैं आपसे बात नहीं करूंगी, आप बहुत बुरे भाई हो।
इतना कह अपना मुंह फुला ली तो ऋतिक उदासी जाहिर करते हुए अपने दोनों कान को पकड़ प्यार से बोला, सॉरी मेरी प्यारी बहना, अब से ऐसा कभी नहीं होगा। इतना कह वो फिर बोला, अब तो मैं माफी भी मांग लिया हूँ, अब भी नाराज रहोगी। आयशा ने अपने चेहरे को हाँ में हिला दिया। वही ध्रुव दोनों भाई बहन को देखने लगा। ऋतिक बस अपनी बहन के सामने इतना सॉफ्ट प्रिटेंड करता था, नहीं तो सभी के सामने उसका पर्सनैलिटी डेमोनिक किंग की तरह था। ऋतिक अपनी बहन को प्यार से मनाने लगा, तभी ऑर्डर किया हुआ डिश आ गया तो आयशा बोल पड़ी। आयशा ने इस बार माफ किया, पर अगले बार से ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आयशा माफ नहीं करेगी। ये सुन मुस्कुराते हुए ऋतिक बोला, ठीक है मेरा बच्चा। फिर तीनों मिलकर साथ खाने लगे। वही दूसरी तरफ अंश घर जाने के बाद अभी से ही रात के खाने का तैयारी करने लगा। दिल्ली में सान डरा सहमा सा बैठा हुआ था और बस सोचे जा रहा था वो करे तो करे क्या। 2 सालों के बाद वो लड़की बन फिर दादाजी से मिलने जाने वाला था। इस बात के टेंशन से वो तकिए पर अपना चेहरा छिपा बोलने लगा, कैसे जाऊंगा उनके सामने, अगर उन्हें पता चल गया तो फिर क्या होगा मेरे रेहान का, क्या हम दोनों एक नहीं हो पाएंगे फिर। रेहान सोफे पर बैठ अपने लैपटॉप पर वीडियो कॉन्फ्रेंस में एक मीटिंग अटेंड कर रहा था। तभी उसका ध्यान सान के हरकतों पर गया तो उसे हंसी आ गया। कॉन्फ्रेंस में 5 लोग थे, आज तक उन 5 ने रेहान को हंसता हुआ नहीं देखा था। जैसे ही रेहान को वो 5 हंसते हुए देखे तो 5 हैरान हो गए। 5 उसे हैरानी से देखने लगे। तभी रेहान का ध्यान 5 पर गया तो अपने हंसी को रोक अपने चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन ला बोला, मीटिंग ओवर। इतना कह उसने वीडियो कॉन्फ्रेंस कट कर अपने लैपटॉप को बंद कर सिगरेट जला सिगरेट के कस लेते हुए उसे देखने लगा। तभी सान को सिगरेट का स्मेल आया तो अपना हरकत बंद कर अपने चेहरे को उठा रेहान के तरफ देखा। उसे सिगरेट पीता देख वो उठ बेड से नीचे उतर रेहान के पास जा उसके हाथ को पकड़ लिया। तभी रेहान अपने हाथ को छुड़ा सिगरेट पकड़े हाथ को साइड कर उसके हाथ को पकड़ अपने गोद में खींच बोला, तुम्हें टेंशन में देख मुझे टेंशन हो रहा है और जब तक मुझे टेंशन होगा मैं सिगरेट पीऊंगा। रेहान इतना बोल सिगरेट को अपने होंठों के बीच में दबा लंबा कस टाना तो सान बोल पड़ा, मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ, प्लीज आप सिगरेट मत पियो। ये सुन रेहान सिगरेट को बुझा उसके चेहरे पर अपने हाथ को रख सेडिक्टिवली अपने हाथ को फेरते हुए अपने होंठों को सान के होंठ से मिला, उसके होंठों को चूमने लगा। रेहान के किस में सान को उसके सिगरेट का भी स्मेल आ रहा था और उसे उसके चूमने के साथ साथ सिगरेट का स्मेल दोनों ही अट्रैक्ट कर रहा था। सान का हाथ उसके सीने पर चला गया। वही रेहान उसके होंठों को चूमने के बाद उसके होंठों से दूर होने लगा। सान का चेहरा पूरा लाल हो चुका था। वही दोनों के होंठ एक दूसरे से दूर हुए तो दोनों के लार एक दूसरे से मिल दूर होते ही टूट गया। फिर दोनों एक दूसरे के आंखों में खो बस एक दूसरे को देखने लग गए थे।